Good morning to all of you and welcome to all of you in OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट अफेयर्स के सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम लोग वॉलेंट फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ, देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट इंपॉर्टेंट इशूज़ क्या है। आज की तारीख कौन सी है? 21 सितंबर, और इसे किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, यानी हम इसे क्या बोल सकते हैं? इंटरनेशनल पीस डे के रूप में इसे मनाया जाता है 21 सितंबर को। और इसे पहली बार जो है कब अपनाया गया था? 1982 में इसे अपनाया गया था पहली बार। इसके साथ ही आज की तारीख को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। किस रूप में? विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा अल्जाइमर को लेकर कि अल्जाइमर आखिर किस प्रकार की डिजीज है। अल्जाइमर जो है डिजीज है वो किस प्रकार की है, देखते हैं। तो अल्जाइमर होता क्या है, इसे लेकर के कि लोगों में थोड़ा सा एक मनोभ्रंश की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण जो आने वाली चुनौतियां हैं इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ही 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और पहली बार कब से शुरू किया गया? 2012 में विश्व अल्जाइमर माह के रूप में शुरू किया गया था। अब बात की जाए कि इस बार जो विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जा रहा है, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है कभी भी जल्दी नहीं, कभी बहुत देर नहीं। अल्जाइमर क्या है? एक बोला जाए तो यह न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी है। न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी है, यानी इसमें होता क्या है कि जो मनोभ्रंश की ओर ले जाती है, अर्थात आप बोल सकते हैं, इस रूप में भी समझ सकते हैं बहुत आसान शब्दों में, जो यादाश्त की पावर होती है ना वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, मूड में बदलाव हो जाता है, भटकाव हो जाता है। और इसका जो पहली बार इसका वर्णन किसने किया था, इसकी खोज किसने की थी? तो वो कौन थे? ये एक जर्मन मनोचिकित्सक थे, जर्मन मनोचिकित्सक जिनका नाम था एलोइस अल्जाइमर। इन्होंने कब किया था? 1906 में किया था, 1906 में। और ये किस प्रकार से बीमारी आती है? तो ये इसे बोला जाता है कि यह आनुवांशिक रूप से भी विरासत में मिलती है, या फिर कभी अगर कोई गहरी चोट लग गई हो, या कोई अवसाद हो, या हाई ब्लड प्रेशर हो, तो उसके कारण भी यह डिजीज जो है वो उत्पन्न हो जाता है। चलिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत क्या है? 121 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 52। कौन सा पोजीशन पर है? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो सर्वे किया गया था उस पे भारत में टोटल 121 कंट्रीज को सर्वे किया गया, जिसमें भारत की रैंकिंग है 52। कितनी रैंकिंग है? 52। अब हम देख लेते हैं कि इसकी जो रैंकिंग 52 दी गई है ये किस फर्म के द्वारा, यानी इसका सर्वे जो किया गया है किसके द्वारा किया गया है? तो एक साइबर सुरक्षा फर्म है सर्फ, या किसके द्वारा किया गया है? सर्फ शार्क के द्वारा इसका जो है रैंकिंग को जारी की गई है, सर्वे किया गया है। पिछले साल अगर बात की जाए तो भारत की रैंकिंग कितनी थी? 59 थी, यानी सुधार हुआ है। लास्ट ईयर 59 थी और अभी कितनी हो गई? 52, यानी 52 पोजीशन पे पहुंच गया है। उसके 52 पोजीशन 52, यानी आप बोल सकते हैं कि उसको लास्ट ईयर से क्या हो गया है, कुछ ना कुछ उसका एक हम बोल सकते हैं कि उसकी गुणवत्ता में सुधार हुआ है, उसकी रैंक में सुधार हुआ है। तो आखिर ये जो रैंक में सुधार हुआ है किस कारण हुआ है? तो इंटरनेट की क्वालिटी में सुधार के कारण, क्योंकि जारी क्या किया गया है? डिजिटल क्वालिटी ऑफ इंडेक्स है ना, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो इसमें इंटरनेट की क्वालिटी में, गुणवत्ता में सुधार के कारण भारत के भी जो रैंक है उसमें सुधार हुआ है, जो कि लास्ट ईयर 59 थी, ध्यान रखिएगा, और इस साल 52 है। इंटरनेट गुणवत्ता के मामले में अगर बात की जाए क्वालिटी के बारे में केवल इंटरनेट की, तो भारत जो है 121 देशों में किस में है? 16th पोजीशन पर है। और इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, ई इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उसमें ये 91 पोजीशन पर है। किस पोजीशन पर है? 91 पोजीशन पर है। इंटरनेट सामर्थ्य में अगर बात की जाए तो 28वें इसका क्रम किस में है? 28th है। ई गवर्नेंस में 25th है। और आपकी इंटरनेट की सुरक्षा के मामले में यह किस रैंकिंग पर है? 66 पोजीशन पर इसे रखा गया है। और अगर बात की जाए कि सबसे सर्वोच्च रैंकिंग किसको मिली है, तो सिंगापुर और सऊदी अरब जो है वो शीर्ष स्थान पर उनको रखा गया है इस सर्वे में। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। नीरज चोपड़ा की किस प्रकार खिलाड़ी हैं? तो यह भाला फेंक खिलाड़ी हैं, जिन्हें अमेरिका के यूजेन में डायमंड लीग फाइनल में इन्होंने क्या है? दूसरे स्थान इनका हासिल हुआ है। कौन सा स्थान पर? ये दूसरे स्थान पर है। कितने मीटर इनका था? 83.80। ये तो दूसरे स्थान पे थे। थर्ड पोजीशन पे कौन थे? तो फिनलैंड के ओलिवर हैनलैंड जो थर्ड पोजीशन पर रहे हैं 83.74 मीटर के साथ।
फिनलैंड के ओलिवर थर्ड पोजीशन पर रहते। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप केवल नीरज चोपड़ा का ध्यान रखिएगा कि वो सेकंड पोजीशन पर रहते। लास्ट ईयर यानी 2022 में नीरज ने क्या किया था कि इसी जगह पर विश्व चैंपियनशिप में 88.13 मीटर के प्रयास के तहत उनको कौन सा मिला था, रजत पदक उन्होंने जीता था, रजत पदक इन्होंने जीता था। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था का एक सम्मेलन जो किया गया, कहाँ किया गया, इसका नई दिल्ली में। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, उद्घाटन आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आखिर यह है क्या, तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के जो सम्मेलन है, यह किस प्रकार का है, जिसका उद्घाटन किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अब बात आती है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी भारत, इसका आयोजन कौन कर रहा है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के एशिया और प्रशांत जो फोरम है उसके सहयोग से क्या किया जा रहा है, इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो आपके एग्जामिनेशन में ये पूछ सकता है कि इसका आयोजन जो है वो किसके द्वारा किया गया है, तो क्या होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के एशिया प्रशांत फोरम के सहयोग से इसका आयोजन किया गया है। अब इसमें टोटल कितने लिया गया है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो संस्था है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। एंड 21 सितंबर यानी आज की तारीख को क्या किया जा रहा है कि मानव अधिकारों पर एक सार्वभौम घोषणा, या आप बोल सकते हैं कि UDHR की जो 75th आप एनिवर्सरी बोलते हैं, या राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों और पेरिस सिद्धांतों की जो है 30वीं एनिवर्सरी जो है वो भी मनाई जाएगी। किसकी, राष्ट्रीय मानव अधिकार, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो आपकी पेरिस सिद्धांतों की जो उसकी ये कौन सी मनाई जाएगी, 30वीं वर्षगांठ भी मनाई जाएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। ये थोड़ा सा बोरिंग लगता है इस तरह का करंट पढ़ना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट है PM मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम चेंज करके क्या नाम रखने का प्रस्ताव दिया है इन्होंने, संविधान सदन या संविधान भवन रखने का प्रस्ताव जो है इन्होंने रखा है, संविधान सदन या संविधान भवन। और इस फैसले को किसने, लोकसभा और राज्यसभा के सभापति दोनों ने, यानी लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला, प्लस राज्यसभा सभापति दोनों ने इसको स्वीकार कर लिया है। और नए संसद भवन का नाम क्या रखा जाएगा, क्योंकि पुराने का नाम तो चलो आपका वो संसद भवन कर दिया गया, नए संसद भवन का नाम क्या रखा जाएगा, तो भारत का संसद भवन, भारत का संसद भवन, भारत का भारत का संसद भवन, क्योंकि ये नया नाम है भारत का संसद भवन। पुराने का क्या है, संविधान संसद हो गया, या संविधान सदन या संविधान भवन, पुराने का नाम, नए का नाम भारत का संसद भवन। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। अब इसे ब्रिटिश आर्किटेक्ट कौन थे जिन्होंने पुराने संसद भवन का जो निर्माण करवाया था, डिजाइन किया था, कौन थे, तो वो थे ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। कौन थे, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, जिन्होंने पुराने संसद भवन का डिजाइन जो है तैयार किया था। इसका निर्माण कब से कब तक किया गया, 1921 से लेकर के 1927 के बीच में इसका जो है निर्माण किया गया है। और पुराने संसद भवन को बोला जा सकता है कि भारत के जो पुरातात्विक चमत्कार के रूप में इसे संरक्षित किया जाएगा। नाउ क्योंकि इसका तो सबसे एक अपने आप में इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के नौसेना नवाचार यानी इनोवेशन और स्वदेशीकरण, इनोवेशन और स्वदेशीकरण पर क्या किया जाएगा, एक सेमिनार का दूसरा संस्करण जो है जिसका नाम क्या दिया गया है, स्वावलंबन 2023। ये कब आयोजित किया जा रहा है, नेक्स्ट मंथ यानी 4-5 अक्टूबर को यह आयोजित किया जाएगा। अब इस नाम से समझने की कोशिश कीजिएगा कि भारतीय नौसेना का क्या है, नौसेना नवाचार यानी इनोवेशन को और स्वदेशीकरण जो है उसके सेमिनार को क्या है, उद्घाटन किया जा रहा है। कहाँ पे दूसरा संस्करण कब हो रहा है यह, तो यह होगा 4-5 अक्टूबर को। अब इस स्वावलंबन का, क्योंकि सेकंड एडिशन है ये, स्वावलंबन का जो फर्स्ट एडिशन है ये कब हुआ था, 2022 में ये लॉन्च हुआ था, 2022 में। और इस संस्करण में प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया था, स्प्रिंट चैलेंजेस पहल की शुरुआत की थी। स्प्रिंट चैलेंजेस आखिर ये किस प्रकार का पहल है क्या, स्प्रिंट क्या होता है, तो इसके तहत जो स्टार्टअप होती है या MSME होती है उसके लिए 75 जो है चुनौतियां क्या क्या रही हैं उसको प्रस्तुत की गई। क्लियर,
यानी जो स्प्रिंट होता है उसके लिए क्या क्या चुनौतियां आएंगी, या मतलब किस प्रकार से उसको किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा, तो उसका उद्देश्य क्या था। तो उसके लिए इस पहल को, क्योंकि स्प्रिंट चैलेंजेस, चुनौतियां क्या होगी, चैलेंजेस हो गई, तो किसके लिए है, स्टार्टअप के लिए। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं या एमएसएमई के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें किस प्रकार के चैलेंजेस आएंगे, उसके लिए इसको प्रस्तुत किया गया। तो स्वावलंबन यानी क्या होता है, खुद को, अपने आप को क्या करना, स्वावलंबित करना, अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा करना। हम लोग बोलते हैं कि स्वावलंबी होना चाहिए, यानी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। तो उसी वर्ड से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि जो चुनौतियां आएंगी उसको किस प्रकार से फेस किया जाएगा। तो किसके लिए, स्प्रिंट चैलेंजेस। अगर पूछ ले कि क्या है, तो क्या है यह स्प्रिंट चैलेंजेस है क्या, तो स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए 75 जो चुनौतियां हैं उसको प्रस्तुत की गई थी कि क्या क्या चुनौतियां इसमें आ सकती हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो जो भारतीय नौसेना है उनके भीतर किसको बढ़ावा देना है, स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है। आजकल आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्वदेशी जो है उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। स्वदेशी मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो उसी के तहत क्या है, स्वदेशी चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी भी क्या होनी चाहिए, स्वदेशी होनी चाहिए, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके कारण ये आपका क्या है, सेकंड एडिशन है जो होगा आपका स्वावलंबन का, वह नेक्स्ट मंथ में आयोजित किया जा रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। धनंजय जोशी को क्या किया गया है, DIPA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। DIPA यानी क्या हो गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोमोटर्स एसोसिएशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन। अब इनको तो अध्यक्ष धनंजय जोशी को क्या किया, अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो उसका उपाध्यक्ष कौन है, तो वह है संदीप गिरोत्रा। संदीप गिरोत्रा किसके स्थान पर उनको किया गया है, अमित शर्मा की उन्होंने जगह ली है। अब बात आती है कि आखिर DIPA है क्या, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन क्या है। तो इसका गठन 2010 में किसके द्वारा, भारतीय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम एक्ट कौन सा था, 1860 का एक्ट था। इसके तहत पंजीकृत एक उद्योग प्रतिनिधि निकाय के रूप में किया गया था, और यह भारत के किसको दे रहा है, डिजिटल बुनियादी जो ढांचा उद्योग है उसका यह प्रतिनिधित्व करता है। जो देश की वायरलेस बुनियादी ढांचे, किसके, देश के जो वायरलेस बुनियादी ढांचे हैं उसका यह विकास, निर्माण, स्वामित्व और संचालन यह करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। मार्च 2023 में वित्तीय समावेशन सूचकांक पिछले वर्ष मार्च के कितना अंक पर बढ़ के कितना हो गया है, 56.4 से सुधार कर 60.1 हो गया है। दैट्स इट, इसमें और कुछ नहीं है, ये वन लाइन ऑब्जेक्टिव में ही आएगा ये। आई और बी सचिव कौन है, अपूर्व चंद्रा ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर पीपुल्स G20 नामक पुस्तक का क्या किया, अनावरण किया है। और इस पुस्तक में है क्या, तो पूरी G20 की जो पूरी यात्रा है उसके ऊपर यह पुस्तक है। ओके, नाउ नेक्स्ट है नवसारी में। नवसारी कहाँ है, गुजरात में। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा झींगा फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है। किसकी, झींगा फसल बीमा योजना। तो देख लेते हैं, तो गुजरात के नवसारी में किसके द्वारा, ICAR-IBA क्या है, झींगा किसान सम्मेलन जो है 2023 का दूसरा संस्करण में किसका उद्घाटन किया गया, झींगा फसल बीमा योजना का उद्घाटन किया गया। और झींगा फसल बीमा योजना जो है ये किसके द्वारा, कृषि बीमा कंपनी यानी AIC, कृषि बीमा यानी क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा विकसित की गई है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा यह बीमा जो है आरंभिक चरण से यानी बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर झींगा तैयार होने तक जो टाइम पीरियड लगता है 130 डेज का जो है, तब तक के लिए यह बीमा जो है कवर करेगा। यह बीमा पॉलिसी ब्लैक टाइगर झींगा, व्हाइट लेग झींगा और स्कैम्पी सहित झींगा किस्में की जो विभिन्न प्रकार की बोल सकते हैं कि उसकी एक श्रृंखला है, विस्तृत श्रृंखला, उसको यह कवर करेगी। और भारत का जो अगर बोला जाए कि झींगा के उत्पादन में, तो यह किसमें है, यह दूसरा है। भारत किसमें है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा झींगा उत्पादक देश है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। गुजरात में करीब 10,000 हेक्टेयर भूमि पर झींगा का पालन किया जा रहा है और 80% जो भूमि है वो सरकार का उस पर क्या है, स्वामित्व है। नाउ अब देख लेते हैं आज की कौन कौन से हम लोग के रिवीजन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो देखना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए क्या किया है, आरक्षण प्रदान करने पर अपने एक विधेयक को मंजूरी दे दी। कितना परसेंट आरक्षण के लिए, 33% आरक्षण, क्योंकि वर्तमान में 15% कितने सदस्य, मतलब महिला जो है लोकसभा में अगर बात की जाए तो कितने हैं, 15, जो 15% से भी कम है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड़ान भवन का उद्घाटन किया, तो कहाँ किया है, नई दिल्ली में उड़ान भवन का उद्घाटन किया है। भारतीय तटरक्षक बल ने 18 सितंबर 2023 को कहाँ पर,
पश्चिमी तट पर ऑपरेशन सजग चलाया है। ऑपरेशन सजग किसके द्वारा? इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ऑपरेशन सजग चलाया गया है। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना के शुभ आरंभ की घोषणा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री किसने किया? पेमा खांडू ने किया है। पेमा खांडू के द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना 1 अप्रैल से लेकर के 16 सितंबर 2023 के अवधि के दौरान भारत का जो शुद्ध प्रत्यक्ष कर है कितना था? 8.65 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एडॉप्ट ए स्कूल योजना का कार्यान्वयन आदेश जारी किया गया है। किसके गवर्नमेंट के द्वारा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है कर्नाटक का होयसला मंदिर को क्या बोला गया है? भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। 41वां है शांति निकेतन। शांति निकेतन। IRDAI ने अपना महत्वाकांक्षी बीमा सुगम प्लेटफॉर्म बनाने के लिए एक क्या किया है? समिति का गठन किया गया है। बीमा सुगम पोर्टल इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी भारतीय बीमा विकास एंड नियामक प्राधिकरण। 9 MP में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया गया है। लाडली बहना आवास योजना जो किसी भी प्रकार का जो बोला जाए कि अगर जो सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना हुई थी 2011 में या आवास प्लस से जो वंचित रह गए हैं या जिनके घर पे अगर बोली जाए कि पक्की छत नहीं है या जिनकी सैलरी 12,000 रुपये से भी कम है, उनके लिए यह जो आवास योजना जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। WHO ने अपनी तरह का पहला रोगी सुरक्षा अधिकार जो है यह चार्टर जारी किया है। मेरा सवाल था WHO को लेकर, जिसमें कुछ नाम है जैसे जाट या चंद्र प्रकाश राजपूत। थैंक यू सो मच, आपका रिप्लाई आया है क्योंकि WHO के मैंने पूछा था कि इसके निदेशक कौन है, तो डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस इसके निदेशक हैं। थैंक यू सो मच। और इसकी स्थापना कब हुई थी WHO की? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। इस प्रकार से जब रिप्लाई आता है ना कि हाँ, जो फिर लगता है कि चलो क्वेश्चंस और एराइज करना चाहिए, क्योंकि 2 स्टूडेंट्स के ही रिप्लाई आए हैं, लेकिन आए तो हैं। अगर आप लोग क्वेश्चंस का एज मच एज रिप्लाई करेंगे तो मैं आपको एवरीडे 5-5 क्वेश्चंस जरूर है कि क्वेश्चन पूछूंगे, आप लोग रिप्लाई करेंगे, तो इससे आपकी जो है क्या होगी, आपकी रिविजन की जो है उसकी कैपेबिलिटी आपकी बढ़ेगी, क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। इसका फायदा आपको अधिक से अधिक मिलेगा। नाउ नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर के लिए भारत की पहली समर्पित OPD दिल्ली कहां पर आरंभ किया गया है? राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इसे खोला गया है। नेक्स्ट है किस राज्य में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? MP। किसने बस प्लांट स्थापित करने के लिए UP राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? अशोक लीलैंड ने। किस राज्य सरकार ने निपाह वायरस फैलने के कारण क्या किया है? राज्य में हाई अलर्ट घोषित किया है। केरल। नेक्स्ट है भारत में IIT कानपुर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? ICICI बैंक के साथ। नेक्स्ट है MP के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल को लंदन में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से। भारत सरकार ने क्या खरीदने का फैसला किया है? तो 12 सुखोई Su-30 MKI। और किसके लिए है यह? भारतीय वायुसेना के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए। एयर इंडिया ने 16 एयरपोर्ट पर क्या शुरू किया है? प्रोजेक्ट अभिनंदन। किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की है? तेलंगाना गवर्नमेंट ने नाश्ता योजना। किसने ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया है? श्रीनिवास के स्वामी। नारी शक्ति वंदन विधेयक ये वही विधेयक है जिसके तहत क्या किया जा रहा है? 33% जो है महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। किसमें? लोकसभा और राज्यसभा में। तो इसके केंद्र सरकार ने किस सभा में पेश किया है? लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा से ये पास नहीं हुआ था। पहले भी इसके ऊपर इसका इतिहास मेरे क्लास में बताया भी था। नेक्स्ट है नारी शक्ति वंदना विधेयक के तहत विधानसभा में महिलाओं को कितने % जो है सीट आरक्षण दिए जाएंगे? 33%। फर्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं आज की क्लास का। भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर पीपुल्स G20 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन है S जयशंकर, अपूर्व चंद्रा, राजनाथ सिंह, अमित शाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन B इज योर राइट आंसर, अपूर्व चंद्रा। अपूर्व चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत का स्थान क्या है? 45, 52, 49, 65। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन B इज योर राइट आंसर, 52। लास्ट ईयर कितना था? 59 था और सुधार हुआ है 7 जो आपके बोल सकते हैं कि 7 अंकों को सुधार हुआ है, 52 पे पोजीशन पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट की क्वालिटी में जो है उसकी बेहतर हुई है, जिसके कारण इसका रैंक में सुधार हुआ है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किस राज्य में झींगा फसल बीमा योजना शुरू की गई है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात के नवसारी में इसको
आरंभ किया गया है, इस योजना की शुरुआत की गई। और सबसे अधिक बात की जाए तो कहाँ होता है प्रोडक्शन? गुजरात में ही सबसे अधिक झींगा का प्रोडक्शन गुजरात में है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन DIPA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार सिंह, राहुल जोशी, धनंजय जोशी, प्रदीप कुमार। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धनंजय जोशी। सी इज योर राइट आंसर, धनंजय जोशी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। वित्तीय समावेशन सूचकांक पिछले साल मार्च में 56.4 से बढ़कर मार्च 2023 में कितना हो गया है? 58.5, 60.1, 63.6, 65.9। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सितंबर को एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस स्थान पर किया है? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, भोपाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम डैश रखने का प्रस्ताव रखा है? संविधान इतिहास, संविधान सदन, संविधान महल, संविधान भारत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सदन या संविधान भवन। नाउ कम टू द नेक्स्ट। भारतीय नौसेना के नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार का दूसरा संस्करण क्या नाम क्या है? इस नाम को भी ध्यान रखिएगा आप लोग, इस नाम को भी ध्यान रखिएगा। स्वावलंबन 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? चेन्नई, देहरादून, जयपुर, नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। नाउ कम टू द नेक्स्ट। वित्त मंत्रालय ने LIC एजेंटों और कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपायों की घोषणा की, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। सरकार ने LIC एजेंटों के लिए ग्रेच्युटी सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का फैसला किया है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, एजेंटों के लिए टर्म इंश्योरेंस कवर मौजूदा जो है 3000 से लेकर 10,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 25,000 से लेकर 1,50,000 रुपीज तक कर दिया गया है। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, एक और दो, दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। भारत सरकार ने 19 सितंबर 2023 को किस देश के एक अधिकारी को निष्कासित कर दिया है? ईरान, कनाडा, यूक्रेन, पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। कनाडा। ओके। नाउ तो आज की क्लास के हम लोगों ने इंपॉर्टेंट दिवस देख लिए कि आज की तारीख पे कौन सा इंपॉर्टेंट दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, न्यूज़ थे, उसे हम लोगों ने देखा। MCQ सॉल्व किए हैं, रिवीजन किए हैं एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम लोगों ने देखा है। कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।